अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी बड़े ही भरपूर अंदाज से गुजारे होंगे और बार बरकत महीने की रहमतें और बरकतें भी खूब समेट रहे होंगे। आधा महीना तो आपको पता है गुजर चुका है और आधा अभी बाकी है। वैसे भी माह रमजान के जो आखिरी आयाम बड़ी ही तेजी के साथ गुजरते हैं, इसलिए कोशिश किया करें कि जितना हो सके इस बाबरकत महीने से आप लोग फायदा उठाएं। गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है और जब आप रोजा रखते हैं और दिन भर खाना नहीं खाते तो इस सूरत में बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनका दिमाग बंद होना शुरू हो जाता है और वो सुस्ती, काहली और नींद महसूस करते हैं, जिसम में शुगर लेवल भी कम हो जाता है। प्रोटीन इंसानी सेहत के लिए निहायत ही जरूरी है और अहम जुज़ भी है। इंसानी जिस्म के वजन का 18 से 20% हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। प्रोटीन की कमी के नतीजे में जिस्मानी कमजोरी, जिस्मानी अज़ा का सूजना, बाल, नाखून और स्किन का खराब होना, भूख ज्यादा लगना, चिड़चिड़ापन महसूस होना और थकावट शामिल है। तो ऐसे में माह रमजान में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि सहरी में ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए जो आपको तवाना रखे। रोजे की हालत में सुस्ती से कैसे बचा जाए और सहरो इफ्तार में कौन कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए कि दिन भर आपका एनर्जी लेवल बरकरार रहे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट हैं सुलेमान नूर। सुलेमान, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुलेमान, हम देखते हैं कि रमजान में एक हमारा जो एनर्जी क्राइसिस से हम लोग दो चार होते हैं, उसका शिकार होते हैं, एनर्जी बिल्कुल हमारी ड्रेन आउट हो जाती है। तो क्या आपके नजदीक इसकी क्या वजूहात है? देखिए सर, इसमें 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो ये कि पहले तो लोगों को पता नहीं है कि हमने एक्चुअल में फूड लेना क्या है। लाइक आई मीन व्हेन आई से कि रियल फूड में आप होल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसको आप मिक्सचर मिक्स कर सकते हैं प्रोटीन के साथ एंड फैट्स वगैरह के साथ। जब आप इन चीज़ों का, तीनों का मिक्सचर मिक्स करके नहीं लेते, आप थ्रू आउट द डे जो है आप उस पर रिलाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली हमारे पाकिस्तान के अंदर जो एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट चलता है, ब्रेकफास्ट को मिस किया जाता है, स्किप किया जाता है। लेकिन सहरी, इसीलिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि सहरी आप लाजमी करें इसमें रमजान में। तो ठीक है, अब कई लोग रमजान में भी सहरी किए बगैर जो है वो रोजा रख लेते हैं, ठीक है, और उसमें सहरी में जो खाना है वो भी उनको नहीं पता। ठीक है, जो आया, जो भी उनको मिला खाने में, जो एक इजी वे आउट है, वो लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि जब आप एक रिफाइंड की तरफ जाते हैं, लाइक आई मीन जो व्हाइट आपका मैदा यहाँ पे बहुत यूज किया जाता है, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि मैदा की रोटी, व्हाइट ब्रेड जो है ये बहुत यूज की जाती है। ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि एकदम से अचानक से जो है हमारा जो ब्लड लेवल शुगर है वो इंसुलिन जो है उसको पुश कर देती है आउट ऑफ इट। हमें फॉर द टाइम बिंग तो वो ऐसे लग रहा होता है कि हमें एनर्जी आ गई, लेकिन वो आप लास्ट नहीं कर पाते ज्यादा देर के लिए। ठीक है, और इसी वजह से जो आपने फटीग की बात की है, वो 5-6 घंटों के बाद आपको फटीग की तरफ वो पुश डाउन करना शुरू कर देता है। इसी वजह से लोग लेथार्जी फील करना शुरू कर देते हैं, नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है बॉडी में। बिल्कुल ऐसे ही है। और इतनी वो मतलब ज्यादातर लोग इसी चीज की शिकायत करते हैं कि हमारा अभी 4-5 घंटे का ही रोजा होता है और हम लोग गिरना शुरू हो जाते हैं हम लोग। लेकिन मुझे बताइए, रमजान में खुद को एक्टिव हमने रखना है, 14-15 घंटे का हमारा रोजा होता है, तो क्या इसका जो कहले के इन्हिसार हमारी नींद पर होता है या हमारी जो डाइट है उस पे होता है? देखिए, ऑब्वियसली इसमें दोनों फैक्टर काउंट कर रहे होते हैं। नींद ऑब्वियसली यू हैव टू टेक लाइक 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, मस्ट है वो तो। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपनी बैलेंस जब तक डाइट नहीं करेंगे, एज आई सेड कि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो होल कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप उसको साथ प्रोटीन का इंटेक लाजमी रखें। ठीक है, हेल्दी फैट्स का इंटेक लाजमी रखें। फिर देखें आप इंशाल्लाह ताला आप लास्ट करेंगे, आप 12 से 14 आवर्स भी लास्ट करेंगे। आपने एक कॉन्सेप्ट भी सुना होगा इंटरमीडिएंट फास्टिंग का। वो क्या है? वो सेम चीज यही तो है। अल्लाह ताला ने उसको नेचुरली तौर पे एक रमजान की शक्ल में हमें अता कर दिया। लोग इंटरमीडिएंट फास्टिंग करते हैं वेट लूज करने के लिए, अपने आप को फिट करने के लिए, वो यही चीज है। तो आप जब तक अपनी बैलेंस नहीं करेंगे डाइट को, तो आप उसको चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो क्या रिकमेंड करेंगे एक्सरसाइजेस के हवाले से कि कब एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, आजकल तो एक्सरसाइज का ये है कि लाइक मैं तो एक एथलीट हूँ। ठीक है, मेरी एक एक्सरसाइज का रूटीन और रिजिम जो है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर आपने फिट के लिए रखना है तो आप अपने मतलब कि अफ्तारी से पहले 30 मिनट टू 40 मिनट्स आप कार्डियो ऐड कर लें। ठीक है, हल्की फुल्की आप जो है एक्सरसाइज, बॉडी वेट एक्सरसाइज करें। वेट ट्रेनिंग में
इसलिए नहीं सजेस्ट करूंगा, जारी बात है आप ऑलरेडी एनर्जी आपकी जो है वो ड्रॉप डाउन हुई होगी, ठीक है। अगर आपने वेट्स की तरफ जाना है तो आप अफ्तारी के बाद करें, 1 घंटे का वक्फा ले लें, उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग शुरू करें, फिर फॉलोड बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्डियो, लाइक 20-30 मिनट्स आप कार्डियो करें, जिससे आपका एक हार्ट हेल्दी भी रहेगा, कोई कार्डियोवैस्कुलर जो है एक्टिविटी वो भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन बहुत से लोग हैं वो यही कहते हैं कि इफ्तारी से पहले हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ बेड पर बैठना है और सिर्फ इफ्तारी का वेट करना है, इफ्तारी के बाद ही हम करेंगे। लेकिन इफ्तारी के बाद फिर वो सुस्ती पड़ जाती है उनको, तो वो बाद में भी कर सकते हैं। वो इसलिए सुस्ती इसलिए पड़ जाती है कि उनको पता नहीं कि खाना क्या है, वो सारे दिन के वो जो भूखे पड़े होते हैं वो एक ही दफा जब देख के वो उसको बस अंदर डालने की करते हैं, ये मतलब कि ब्रेक डाउन नहीं करते फॉर्ड को। अगर आप ब्रेक डाउन कर करके खाएं, आप फॉर एग्जांपल आप इफ्तारी में अगर आप छोटे मील पोर्शन लें, ठीक है, आपको इस तरह की कभी भी फील नहीं होगा कि आप लेथार्जी फील कर रहे हैं या आप स्लो डाउन हो गए, बिकॉज ऑब्वियसली आपने सारे दिन से एक फास्ट किया होता है, आप भूखे होते हैं, ठीक है। अगर आप स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड लेना शुरू करें, आप अफ्तारी करें, उसके बाद आप घंटे बाद अगर अपनी एक्सरसाइज को करें, उसके बाद आप दोबारा फूड लें, ठीक है। आपके पास एक 8 आवर्स का तो स्पैम है ये टाइम का। तो क्या हम हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, वो भी हमें ये फ्रेश रख सकती है? यस, श्योर। स्ट्रेचिंग तो वैसे भी मस्ट है। एक एक्सरसाइज करने वाले इंसान को तो नहीं, सिर्फ ओवरऑल भी करनी चाहिए स्ट्रेचिंग। आपकी बॉडी के अंदर काफी ऐसी चीजें जो बैठ के आप वैसे आपकी कुशनिंग जो है वो प्रेस डाउन हो जाती है, आपको स्ट्रेच तो वैसे भी करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनका अब वर्क फ्रॉम होम हो गया हुआ है और वो सिर्फ घर पर बैठ के ही कर रहे हैं। आजकल वैसे भी लॉकडाउन की वजह से सिटिंग जॉब ज्यादा है, वर्क फ्रॉम होम है, इंटरनेट पे लोग ज्यादातर काम करते हैं, ठीक है। फिटनेस को वैसे ही एक थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया गया है, और लेकिन हालांकि ये चीज ज्यादा जरूरी है वैसे भी, बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आप सजेस्ट करेंगे, अगर हम लोग सहरी और इफ्तारी की अगर बात की जाए, तो कितने अमाउंट में या कितनी मिकदार में हमें सुबह के टाइम इतनी हमें प्रोटीन खानी है और इतनी चीजें ये खानी है? सहरी का अगर बात की जाए तो सहरी में क्या क्या हमें खाना चाहिए? देखिए, सहरी में इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल, लाइक आई मीन अगर आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी से बहुत मुख्तलिफ है, आपके लिए मैं यही सजेस्ट कर सकता हूं कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली एक हेल्थी अमाउंट ऑफ प्रोटीन का जो है वो इनटेक करें। फॉर एग्जांपल आप होल एग्स यूज करें, ठीक है, ग्रीक योगर्ट का यूज करें, उसमें ऑलरेडी नेचुरली प्रोटीन होता है, ठीक है। प्लस एज आई सेड के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज करें, जिसको आप अपनी जुबान में ब्राउन ब्रेड भी कहते हैं, ठीक है, छान जिसको कहते हैं, ठीक है, नोट मैदा, नोट व्हाइट ब्रेड, ठीक है, ताकि वो आपकी एनर्जी को लास्ट लॉन्गिंग तक रखे। आपको वो स्लो अब्जॉर्प्शन होता है, वो आपके ब्लड में स्लो अब्जॉर्ब करता है चीजों को, और मिक्स विद जब आप उसको बैलेंस कर लेंगे प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के साथ, तो आपको लास्ट लॉन्गिंग में हेल्प करेगा। लेकिन रमजान में हम देखते हैं सहरी में बहुत से लोग पराठों का इस्तेमाल करते हैं। पराठों का इस्तेमाल जो है आप वंस इन अ वीक कर सकते हैं, ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हैं। ये तो हमारी कल्चरल चीज है ना, एज आई सेड कि ये कल्चरल चीजें बनी हुई हैं कि लोग इसको एक वो ट्रेडिशन समझते हैं, जब तक पराठा नहीं खाना तो हमें तसल्ली नहीं होगी, हमारा 14-15 घंटे का जो रोजा है वो अच्छे तरीके से नहीं गुजरेगा। ये सारा माइंडसेट होता है जी। तो ये अगर आपने फिट रखना है तो फिर बहुत सी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको उनका इंतखाब करना पड़ेगा। अगर इफ्तारी पे आ जाए तो इफ्तारी में आपको पता है कि खुला दस्तरखान लगता है और वहाँ पे फ्राइड आइटम्स भी होती हैं, वहाँ पे बाकी मशरूबात भी वहाँ पे रखे जाते हैं, हर चीज रखे जाती है, और हमला सबसे पहले फ्राइड आइटम्स पे होता है। तो उसके बाद फिर सुस्ती ही होगी। जी बिल्कुल एज आई सेड अगेन कि वही बात है कि ये ट्रेडिशनल चीजें बनी हुई है, फ्राइड चीजों में यहाँ पे पकोड़े समोसे वगैरह, हालांकि ये चीजें आपके लिए नुकसान है, प्योरली नुकसान है। इसने आपका LDL HDL आपका कोलेस्ट्रॉल जो है सबसे पहले इसने वो आपका इफेक्ट करना है जाके। आप वही चीज को रिप्लेस करें हेल्दी फ्रूट्स के साथ, जिसको फ्रूट चाट्स वगैरह आप बनाते हैं, खवातीन मोस्टली दे लव टू मेक दिस काइंड ऑफ फ्रूट चाट्स एट होम। आप उसको अपने डाइट में इंतखाब उसका करें, ठीक है। वंस अगेन कि आप वही जो आपने एक पकोड़े समोसे खाने हैं, उसी तरह आप एक अपना स्मॉल सा मील ले लें विद वेजिटेबल्स के साथ, ग्रीन वेजिटेबल्स आप यूज करें, ब्रोकली का यूज करें, लीव्स का यूज करें, आपकी डाइट जो है इंशाल्लाह वो सारी बैलेंस में आ जाएगी पूरी। बिल्कुल, और हमारा वजन ना बढ़े। बहुत से लोगों की ये भी कंसर्न होता है कि रोजों में हमारा वजन बढ़ जाता है, तो हमारा वजन ना बढ़े इसलिए हमें क्या एनिमल प्रोटीन जो है वो लेनी चाहिए, या दालों से भी उसके जरिए भी हम लोग गुजारा कर सकते हैं? श्योर यू कैन डू दैट, अगर एज लॉन्ग एज आप वीगन है, अगर कई लोग मीट को नहीं लाइक करते, कई लोग एनिमल प्रोटीन लेना नहीं लाइक करते, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं लेंटल्स के साथ, चिकपीस के साथ, चनों के साथ, बहुत ही अच्छी अदर वेजिटेबल्स हैं जिससे आप उसको ले सकते हैं प्रोटीन को। जरूरी नहीं है कि आपने प्रोटीन मीट से ही लेनी है। अच्छा जी, वो आप दालों से या बाकी चीजों से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो अंडा हमें किस फॉर्म में खाना चाहिए? ये डिपेंड करता है, इसमें कोई मतलब कि मजाकत नहीं है कि अगर आप एक बॉयल एग लेना ही पसंद करते हैं
आप उसको फ्राई करना पसंद करते हैं, ऑमलेट की सूरत में करना पसंद करते हैं, उसमें कोई मजाक नहीं है। अनटिल अनलेस आपने उसको मतलब कि आप देसी घी में उसको बना लें, ऑलिव ऑयल में बना लें, उसकी ये शर्त जरूर है कि आपने उसको ये नहीं कि 1 लीटर तेल के अंदर उसको बना लिया तो उसकी जो आपको उससे जो फायदा होना वो उसका नुकसान ही होगा उसका आपको। तो हम अगर अब इसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाएं तो हम घर बैठकर, जो लोग नहीं जा रहे बाहर जिम्स पे नहीं जा रहे, वो घर बैठकर कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं और कितनी देर कर सकते हैं? वेल एज आई सेड के रोज़े की फॉर्म में आपके बेहतरीन तो यही मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपने इफ्तार से पहले 20 से 30 मिनट्स आप वॉक कर लें। हाँ। जॉग कर, अगर आपको लगता है कि आपको प्यास ज़्यादा नहीं लगेगी जॉग की वजह से, ये ऑल डिपेंड आपकी बॉडी से अकॉर्डिंगली है कि आप कैसे कितना उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर बॉडी वर्कआउट की जो बात आप कर रही हैं, बॉडी वर्कआउट का ये कि आप उसमें घर पे अगर जिस तरह आजकल लोग लॉकडाउन की सिचुएशन में बॉडी वर्कआउट, बहुत से ऐसे वर्कआउट हैं जिसमें आपको वेट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आप अपने बॉडी का ही वेट से बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेस आराम से कर सकते हैं। हाँ। वो आप सुबह सहरी के बाद करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, आफ्टर 1 आवर, ये नहीं कि खा के सीधा ही आपने एक्सरसाइज कर ली, 1 आवर 2 आवर का आप उसमें गैप दे लें। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है और खुद भी मैं यही ऐसे ही करता हूँ कि मैं इफ्तार के बाद ही ट्रेनिंग अपनी जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। तो साइकिलिंग किस तरह की एक्सरसाइज है? साइकिलिंग इज अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है, उसमें आपका हार्ट हेल्थ भी हेल्थी रहता है, आपका फैट बर्निंग भी है उसमें। अच्छा जी। तो अगर इनमें से इंतखाब करना हो साइकिलिंग, रनिंग या वॉकिंग में से, तो किस चीज मैं साइकिलिंग को सजेस्ट करूंगा। साइकिलिंग को सजेस्ट करेंगे, वो ज्यादा आपके लिए मेरे ख्याल से मुफीद है और अच्छी भी साबित होगी। मेरे ख्याल से आज आप लोगों को बहुत सी ऐसी टिप्स पता चल गई हैं जो आप घर बैठकर वो उनका कर सकते हैं और अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद थे सुलेमान नूर। सुलेमान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। जनाब, हमारा यही कंसर्न होता है कि हम आप तक वो तमाम तर चीज़ें पहुंचाएं जिससे आपको इस्तेफादा हासिल हो, आपको फ़ायदा हासिल हो कि आपने घर बैठकर क्या क्या करना। और ख़ासतौर पर माह रमज़ान में सबकी यही एक चीज़ होती है कि यार फिटनेस जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। हम लोग खा पी रहे हैं लेकिन हम लोग फिट नहीं रह रहे, सुस्ती बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ये एक्सरसाइजेज करिए घर बैठकर और सुस्ती को भगाइए। यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, इंसानी बाल कुदरत का बहुत ही हसीन और खूबसूरत तोहफा है जो इंसान की शख्सियत में एक निखार पैदा करता है। बालों के मुख्तलिफ स्टाइल इंसान की लुक की तब्दील कर देते हैं, इसलिए मर्द और औरतों में यकसा तौर पर बालों को खूबसूरत बनाने की तगदो होती है। लेकिन गैर मुनासिब खुराक और दीगर कई वजूहात की बिना पर बालों का गिरना एक आम मसला बनता जा रहा है। गंजेपन का शिकार अफराद इस महरूमी को दूर करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेते हैं, लेकिन अब इस शोबे में भी अताइयों और नातजुर्बाकार लोगों की बहुतात हो चुकी है जो इंसानी सेहत और जज्बात के साथ खेल रही है। इस हवाले से मुनासिब कवानीन की अदम मौजूदगी की वजह से जगह जगह हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स खुल चुके हैं जो लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान के मारूफ फनकार साजिद हसन को भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा। क्या ट्रांसप्लांट इतना आसान काम है कि कोई भी कहीं भी इसका क्लिनिक खोल सकता है? ट्रांसप्लांट करवाते वक्त जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसन रियाज हैं, कंसल्टेंट प्लास्टिक हेयर ट्रांसप्लांट। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम देख रहे हैं कि मर्दों में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का रुझान बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि कराना कहाँ से है, क्योंकि हर जगह हर गली कूचे पे हम देख रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक खुल चुके हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ जाना चाहिए हमें? इसके अंदर सबसे पहले मैं तो आपको बताऊं कि प्रॉपर जो डेजिग्नेटेड लोग हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आपको रब्ता करना चाहिए। और आजकल रब्ता करना बहुत ही आसान है। आप जो इनकी अथॉरिटीज़ हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट में भी रह सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में हमारे पास जो हेयर रेस्टोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, या हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी ऑफ पाकिस्तान, वो HRSP के नाम से मौजूद है। उसकी वेबसाइट है, आप यू कैन गो ऑन टू द वेबसाइट एंड सिलेक्ट योर डॉक्टर्स। हाँ, लेकिन बहुत से ऐसे भी न तजुर्बाकार और अताइयाँ वहाँ पर मौजूद है गली कूचों में। जिस तरह अभी मैं बता भी रही थी, हमारे मारूफ एक एक्टर हैं साजिद हसन,
उनके साथ भी इसी तरह का एक मसला पेश आया था। जी, जी। वो भी किसी डॉक्टर के पास हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जी, गए जी। थे, तो उनका मसला जो है वो बढ़ गया था। तो क्या हमें पहले कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अगर हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं? जी देखें, कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर बंदे के साथ आपने लेज़ॉन किया हुआ है तो कॉम्प्लिकेशन चांसेस कम हैं। अच्छा। जो प्लानिंग है वो इट्स अ मेन स्टे। अगर आप उसको प्रॉपरली उसकी प्लान कर लेंगे सर्जरी को, तो आपके पास जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और उससे पहले आप उसके प्रॉपर टेस्ट करवा लें। देखें, अगर आप बगैर टेस्ट के ऑपरेशन करते हैं तो वो तो एक तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है प्लस क्रिमिनल एक्ट है। तो आप सबसे पहले उसका जो टेस्ट हैं जो कि उसके एज के लिहाज से और उसकी व्हाट यू कॉल उसकी डिजीज़ के लिहाज से आप जो है ना वो टेस्ट पहले करवाएं। जैसे ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन है, ब्लड शुगर है, और उसको फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और इससे पहले जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, जब फर्स्ट कंसल्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप फर्स्ट कंसल्टेशन में आप उसकी जो पर्सनल हिस्ट्री या उसकी मेडिकल हिस्ट्री या उसकी फैमिली हिस्ट्री को ग्रैप नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप बाद में कॉम्प्लिकेशन के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, तो सर हमें ये बताइए कि कब हमें फैसला करना चाहिए कि हम अब हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, और हम फिर इसकी कोई एज लिमिट है? देखें, अब तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। अच्छा। सब्स्टिट्यूशन थेरेपी का मतलब ये है कि जी आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं कि आपको ये चीज़ या बॉल्डनेस आपके एविडेंट है, आप जीन्स के अंदर पहले से वही मैं फिर दोबारा जाऊंगा, हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में बाप के अंदर बॉल्डनेस है तो उसके चांसेस गेटिंग टू योर किड्स तो वो 75% ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, ठीक तो है। आप फोर्सी करते हुए हमने एज लो एज एज लाइक 17 ईयर्स के अंदर भी ट्रांसप्लांट किया है। ठीक और है। अब हमारे पास लिमिट जो है ना ऊपर जो व्हाट यू कॉल के पहले एक कहते थे कि जी पहले सबसे पहले बाल सारे गिर जाएं उसके बाद आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ हैं, वो आप कॉन्सेप्ट गलत है। आपको पता है कि आपके जीन्स के अंदर ये शामिल है बॉल्डनेस, तो आप उसको प्लान कर सकते हैं। तो आपके बाल ये जो परमानेंट बाल हैं जिनकी लाइफ तकरीबन 75 ईयर्स है, वो आप रिप्लेस करते हैं या आप ऐसी जगह पे बाल लगा देते हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। जैसे फ्रंटल एरिया है, पोस्ट फ्रंटल एरिया है या साइड्स हैं, तो इनको वो लगा देते हैं। तो अब आपके पास एक कुशन आ गया कि ये बाल तो परमानेंट हैं, बिल्कुल ठीक है। जो आपके अपने बाल हैं जो नेटिव हेयर है उन्होंने थिनिंग होके वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना है, तो आप उसको फोर्सी करके कि जहाँ पे आपको बाल चाहिए वहाँ पे आप इम्प्लांट कर दें, ताकि जो है वो आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े या आपको एम्बेरसमेंट ना हो कि जी जो लेटर ऑन आप बॉल्ड हो गए और उसके बाद जो है आपने बाल ट्रांसप्लांट करा की तरफ आए और एक वो वाज़ेह फर्क नजर आए कि लोगों में फिर वो कहें कि अच्छा पहले तुम गंजपन का शिकार हो रहे थे और एकदम ही तुमने जो बाल लगवा लिए। काफी चीजें जो है ना वो आप बाईपास कर देंगे और आपको एम्बेरसमेंट नहीं होगी। प्लस इसलिए जो है पैराडाइम शिफ्ट हुई है, तकरीबन कोई पहले 40 ईयर्स 50 ईयर्स में पहले जाके करवाते थे लोग, लेकिन अब जो अब हमारे पास ज्यादा लॉट है वो 25 से लेके एंड 35 तक के लॉट है। मतलब नौजवान नस्ल भी अब आ रही है इसकी तरफ। तो सर ज्यादातर कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ मर्द ही इसमें हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं, औरतें भी हैं? जी बिल्कुल है। देखें जैसे मेल टाइप ऑफ बॉल्डनेस होती है, इसी तरह फीमेल टाइप ऑफ बॉल्डनेस भी होती है। अच्छा। और उनकी कॉजेज भी मोरलेस एक तरह की ही होती हैं, यानी कि एक जो सबसे ज्यादा देखा गया है, तो आपने पहले कहा कि जी डाइटरी डिफिशियंसीज और ये सारा, फीमेल में बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर बाल और नाखून और स्किन डिट्यूरेट होती है। बिल्कुल। तो इसी तरह उसके अंदर मींस के टाइप्स ऑफ बॉल्डनेस भी होती हैं। फ़र्क ये होता है कि उसके अंदर जो फीमेल बॉल्डनेस जैसे एंड्रोजेनिक बॉल्डनेस है वो मेल से ज़रा डिफरेंट होती है। उसमें हेयर लाइन आपकी प्रिजर्व रहती है, लेकिन अंदर से फ्रॉम इनसाइड आउट वो बॉल्डनेस शुरू होती है। अच्छा।
तो इन अ वे के दोनों, फिर इसके बाद जो है वो और जो कॉजेज हैं अदर कॉजेज में बहुत बड़ी कॉज है सिकेट्रिशियल एलोपेशिया। ठीक है ना। फिर एक और बहुत बड़ी वजह होती है जिसको एलोपेशिया एरिएटा, ठीक है ना। ये टेक्निकल वर्ड्स, हाँ जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो रिलेटेड हैं या तो आपके डाइटरी से, ठीक है, हार्मोनल, या आपके जो एक और चीज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक तो है। ये सारी चीजें मिल मिला के जो ना फीमेल में के अंदर भी एविडेंट होती हैं, एंड मोर एंड मोर जो फीमेल हैं दे आर कमिंग टुवर्ड्स हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट अब फीमेल भी आ रही हैं इसमें। तो सर मुझे बताइएगा, एक हेयर ट्रांसप्लांट के पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है उसको मुकम्मल करते हुए? प्रॉपरली डन प्रोसीजर तकरीबन कोई 8 आवर्स से लेकर 10 आवर्स तक अरसा होता है, जिसके अंदर आपका प्रॉपर कंसल्टेशन नंबर 1, नंबर 2 उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री, फिर उसके बाद प्रेपरेशन, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन, एंड जो पट्टी तक जो है ना तकरीबन जो है ना वो 8 आवर्स के करीब 8 घंटे में ये सारी चीजें हो जाती हैं विद ब्रेक्स आती हैं। मतलब 8 घंटे में उनका ऑपरेशन भी हो गया, और उसके बाद वो कब फिर जा सकते हैं घर में? 8 घंटे के बाद जा सकते हैं? देखिए, ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है प्योरली ऑफिस प्रोसीजर है। ठीक है। आप अगर सुबह स्टार्ट करते हैं तो आप 8 आवर्स के बाद पेशेंट को एक डिस्चार्ज स्लिप के साथ आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसको इंस्ट्रक्शंस, पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस के साथ पेशेंट अब वेल अवेयर होता है, ठीक है, कोई पेन नहीं होती, और वो कंफर्टेबली जो आप जब तक आप फॉलो करते हैं 2 दिन के बाद, तो आपके पास बड़ी हंसी खुशी वापस आता है। तो वही मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपके ऑपरेशन हो गया उसके बाद आप क्या उन्हें एहतियाती तदाबीर बताते हैं कि वो दोबारा गंजपन का शिकार ना हो? अब हाँ जी, दोबारा ना हो। देखें, एक तो ये है कि पोस्ट ऑप जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो बड़ी जनरल सी हैं, जैसे झुकना नहीं है, अच्छा, और इसके अलावा जो तकिया है वो आपने 30 डिग्रीज के ऊपर यूज करें सोते हुए, ठीक है। ऐसी चीजें ना खाएं जिससे आपका गला खराब हो या छींके आए, या अदरवाइज जो है ना वो आपका प्रेशर पड़े सर के ऊपर, अच्छा, ठीक है ना। और कोई भी ऐसा जोर जोर से ना बोलें, अच्छा, ठीक है ना। आराम से जरा थोड़ा सा धीमे मिजाज रखें, ठीक है। और प्लस अगर कोई ब्लड प्रेशर की वाला मसला है या कोई शुगर है वो कंट्रोल रखें, तो बेस्ट रिजल्ट्स हैं। और ये कितनी देर तक इनको ये एहतियात करनी पड़ती है? मैक्सिमम कितना टाइम? देखें, 2 डेज के बाद हम फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, अच्छा, ताकि हम जहां से डोनर साइट है उसकी पट्टी देख लें एक दफा, ठीक है। जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उसके अंदर हम सामने पट्टी बिल्कुल नहीं करते जहां पे आप ट्रांसप्लांटेड हेयर, बिकॉज हम जो मेथड यूज करते हैं वो पेग एंड सॉकेट है, कि जितनी सॉकेट है उतना ही पेग है। तो उसके अंदर कोई किसी किस्म का वो ये नहीं होता कि ब्लडी किस्म का फील्ड हो, या जो है ना वो लोग परेशान हो जाएं, इस तरह का कोई ऐसी मसला नहीं है। तो फिर उसके बाद आपको हम इजाज़त देते हैं फॉर जनरल वॉश, या जिसको कहते हैं शैम्पूइंग, ठीक है ना। वो 10 डेज तक विदाउट एनी टच ऑफ योर हैंड करते रहते हैं, एंड 10 डेज के बाद रूट्स जो है ना अपनी जगह पे बिल्कुल मजबूत हो जाती हैं, एंड फिर हम उनको अलाउ कर देते हैं आपके नॉर्मल रूटीन जो एक्सरसाइजेज वगैरह, थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइजेज की हम इजाज़त दे देते हैं, एंड फिर उसके बाद 10 डेज के बाद हमारा फॉलोअप होता है, जो मजीद कोई इंस्ट्रक्शंस के लिए, या जो मजीद वाइटामिन के लिए, या मजीद जो है ना उसको बेहतर रखने के लिए, और प्लस जो है वो हम इसको फॉलो फिर ले जाते हैं आगे तकरीबन कोई 6 वीक्स के ऊपर, ठीक है, 3 मंथ्स के ऊपर। और क्या इसी दौरान दवाइयाँ भी आप लोग सजेस्ट करते हैं? बहुत कम, खानी पड़ती बहुत कम। अगर वो ये कहते हैं परफेक्टली एग्जीक्यूटेड जो प्रोसीजर है उसके अंदर कम से कम दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, और आपकी क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहीं पे आपका पॉइंट आ जाता है कि आप, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल या सेफ हेयर ट्रांसप्लांट और ये जो क्वैकरी है उसको। तो हमारा बल्कि HRSP का स्लोगन भी है, से नो टू क्वैकरी भी है। एग्जैक्टली, हाँ। सो जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो जाहिर बात है कि आप देखें द चांसेस ऑफ गेटिंग योर कार हिट, ठीक है ना जी, नई कार लेके शोरूम से निकलते हैं तो 100% चांसेस होते हैं, अगर ड्राइवर एक्सपर्ट ना हो या अल्लाह ताला की जो है ना मेहरबानी ना हो, तो आपने बेसिकली यही सर्जरी भी ऐसे ही है। बिल्कुल, तो अगर आप डॉक्टर प्लान अच्छा कर लेता है
और पेशेंट के को मिजाज को नंबर 1, नंबर 2 उसकी मेडिकल कंडीशंस को समझ आता है। तो मेरा ख्याल है कि एक छोटा सा एक फ्रेज है ये कि इन डिफिकल्ट हैंड्स इवन व्हाट इजीएस्ट सर्जरी जो है ना वो भी बहुत डिफिकल्ट मुश्किल हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही और है। एक सेफ हैंड्स में एक डिफिकल्ट सर्जरी जो है ना वो भी इजी हो जाती है। और सर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट का तो रुझान बढ़ता ही जा रहा है, प्लास्टिक सर्जरी का बहुत ज्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। तो अगर उसकी बात की जाए तो खवातीन भी आपके पास आती होंगी, तो वो किस तरह की नोयत की प्लास्टिक सर्जरीज करवा हमारे पास 90% जो है हमारा इनफ्लो जो है वो कॉस्मेटिक्स में वो खवातीन ही है। अच्छा, खवातीन ही 90% है। हाँ। तो उसके अंदर बहुत सारी सर्जरीज हैं जो कि आजकल एविडेंट हैं, जिसके अंदर आप नॉन इन्वेसिव सर्जरीज का जो है ना बहुत रिवाज है। ठीक है। या इनको कहते हैं ऑफिस प्रोसीजर्स, जिसके अंदर बूटॉक्स है, जिसके अंदर फिलर्स हैं, इसके अंदर कोई प्रोसीजर है, माइक्रोडर्म एब्रेजन्स हैं, हाइड्रा फेशियल है, अच्छा, फिर लेजर्स हैं, ठीक है ना, ये नॉन इन्वेसिव थेरेपीज हैं। ठीक है, ठीक है ना। और जो मीन्स के जो आपके इन्वेसिव थेरेपीज या मिनिमली इन्वेसिव थेरेपीज हैं, तो उसके अंदर खवातीन का ज्यादा होता है कि जी टू लुक स्मार्ट अच्छा, तो उसके अंदर लाइपोसक्शन, यस, या पूरी बॉडी में, उसके अंदर फेस से लेके टो तक जो है वो लाइपोसक्शन, एंड जो थोड़ी सी व्हाट यू कॉल जहाँ पेंडुलस किस्म की चीजें आ जाती हैं, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन जो है वो आप प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहाँ पे फिर आपका टमी टॉक्स। आजकल तो सर नोज जॉब को भी बहुत ज्यादा रुझान है, हर कोई उसी की तरफ जा रहा है। जी जी, नोज जॉब, नाक किसको, ऊंची नाक किसको पसंद नहीं है। तो नाक के ये बड़ा सब्जेक्टिव सी फीलिंग है कि आप अगर आपकी नाक से खुश हैं तो मतलब है कि वो चाहे जितनी मर्जी बुरी है तो यू विल नॉट गो फॉर इट। लेकिन आपकी नाक ठीक भी है, लेकिन आपका जो इनर माइंड है या आपकी जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो यू विल गो फॉर दैट। तो इसकी भी आपका कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम तकरीबन राइनोप्लास्टी या नोज जॉब करने से पहले हम उसके तकरीबन 2-3 सिटिंग्स जरूर देते हैं कंसल्टेशन की। ठीक है। कि आपकी ये जो आपकी जो व्हाट यू कॉल इंटेंशंस हैं ये हम पूरी कर सकते हैं, हाँ। और ये नहीं है, ये रियलिस्टिक गोल्स अचीव कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। अगर वो नहीं कर सकते तो वो इसमें भी सर यही है कि आप किस अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, तभी आप जो सोच रहे हैं वो पाया तकमील तक पहुंच सकता है। डॉक्टर एहसन रियाज हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट है प्लास्टिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट के। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और आप लोगों ने भी अगर इस तरह का कोई माइंड सेट बनाया हुआ है कि कोई अगर गंजपन का शिकार है, उन्हें कंसल्ट करना है, तो वो डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं और आपको वो बता सकते हैं कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। नाज़रीन, यह वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं एक मसले के हवाले से जिसने मुआशरे की जड़ें खोखली करती हैं। कई माओं की जोलियां उजाड़ दी हैं, कई घरों के दिए बुझा दिए गए, और ये मसला है नौजवान नस्ल और खास तौर पर बच्चों में नशे की लत का, जिसका रुझान मुसलसल बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 76 लाख अफराद मनशियात के आदी हैं। उनमें से 78% मर्द और 22% खवातीन भी शामिल हैं। ये लोग शराब, हेरोइन, चर्स, अफ्यून, भंग, क्रिस्टल, आइस, समद बॉन्ड और सुकून बख्श अद्वियात सभी कुछ इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में रोजाना 700 अफराद नशे का शिकार होकर अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तालीमी इदारों और नौजवान नस्ल में मनशियात का इस्तेमाल फैशन बन चुका है। तंबाकू नोशी, चर्स, शीशा, अफ्यून के साथ आइस पीने का रुझान न सिर्फ लड़कों में बल्कि लड़कियों में भी बढ़ता जा रहा है। वो इनके नुकसानात से बेखबर बतौर फैशन और खुद की तस्कीन देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुआशरे में फैलते इस नासूर की वजूहात क्या हैं और इसका तदारुक कैसे मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जुल्फिकार हुसैन है, कंसल्टेंट हैं इंसदाद मुनशियात महम के। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और वेलकम मैं कहती हूँ आपको जागो लाहौर में। बहुत शुक्रिया सर। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो नशे के आदी हो चुके हैं। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि आखिर नौजवान नस्ल या नौ उम्र बच्चे जो हैं ये नशा करते क्यों हैं? सिर्फ अपने जिंदगी के मसाइल से फरार हासिल करने के लिए या महज तफरीह के लिए?
अभी आपने ना, बहुत शुक्रिया आपका, पहले तो आपने इनवाइट किया, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। अभी आपने जो अभी रिपोर्ट में जिक्र कर रही थी सर्वे का 76 लाख, वो बेसिकली 2013 का सर्वे है जिसे हम नेशनल सर्वे ऑन ड्रग्स कहते हैं। ठीक है। और ये यूएनओडीसी और मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स ने इसको पब्लिश किया था 2013 में। ठीक है। और इसके मुताबिक 67 लाख लोग हैं, 76 लाख नहीं है। लेकिन आपने अभी एक और बात में इजाफा कर दिया जो मेरी ही बात को, जो मैं अक्सर कहता हूँ बीइंग एज एक्सपर्ट, कि पाकिस्तान में 10 मिलियन पीपल आर यूजिंग हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रग बिकॉज आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ गई। जब ये सर्वे हुआ था उस वक्त आइस नहीं थी, टैबलेट नहीं थी, एस्टेसी एलएसडी टैबलेट नहीं थी। अच्छा। आबादी के बढ़ने के साथ साथ एडिक्शन में भी बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ। अब आपने जिक्र किया कि वजूहात क्या है, देयर सो मेनी रीजन जो नौजवान इसकी तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन का सिस्टम है, मैं बड़ी मादरत के साथ, हमारी जो प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक लामहदूद, जिस तरह हम कहते हैं ना कौम नहीं रेवड़ है, इसी तरह हमारे नौजवानों को हर साल अगर एक यूनिवर्सिटी से 5000 बच्चा पास आउट होकर निकलता है, तो आप मुझे खुद ही बताएं क्या इस मुल्क में इतनी जॉब्स हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे नौजवान? उसके बाद फिर ये है, जब आपको जॉब नहीं मिलती, आइडियल है आपने एक ऐसी सिचुएशन डेवलप की हुई है फ्यूचर के लिए, बिल्कुल आपके पेरेंट्स का प्रेशर है, आपने 5 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर पे 15 लाख रुपया इन्वेस्ट की है, रिजल्ट जीरो है। उसके बाद फिर फैमिली ब्रेकडाउन है, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया है। लोग इकट्ठे रहते थे, ताए चाचे मामू, इसी का लिहाज होता था। अब वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। अब बच्चे इवन नौजवान जो हैं, जो बच्चे जिनकी एज, जिसे हम प्राइम एंड गोल्डन एज कहते हैं, जो 13 साल से लेके 22 साल है, जिसमें फैसला साजी का अख्तियार नौजवान को है, वो अपने दोस्तों पे इंहिसार करता है, वालिदैन पे कम करता है। वालिद अगर कोई बात करे, वालिदा अगर कोई बात करे, भाई करे, तो उनके साथ लड़ता है, झगड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये वो चीजें हैं। इसके बाद फिर और बहुत से रीजन है, जो डिवोर्स रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिनकी खवातीन को जिनको डिवोर्स हैं, जो प्रोफेशनल मेडिकल की स्टूडेंट थी उनमें एडिक्शन बहुत ज्यादा है। अच्छा। इसी तरह बहुत से रीजन है, आप एक रीजन पे हम बात नहीं कर सकते। ठीक है। कि हम ये कैसे कि ये रीजन है इसकी वजह से एडिक्शन। और अब आप देख लें सोसाइटी में जब से कोरोना आया है 1.5 साल में हालात इस कदर चेंज हुए हैं, अब लोग ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ चले गए, का शिकार हो रहे हैं। इसलिए बिल्कुल ऐसे ही है। और यही कह सकते हैं कि महज बहुत से लोग हैं जिनका ये तफरीह के लिए करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो जिंदगी के मसाइल से फरार हासिल करने के लिए कर सकते हैं तफरीह। क्योंकि हमने देखा है सर, तालीमी इदारों की अगर बात की जाए, जिस तरह आप भी कर रहे हैं, तो वहां पर अब ये खुलेआम भी हो रहा है। वहां पर बच्चे इसका एडिक्टिव वहां से ही बनकर आते हैं। देखिए, उसमें जो आपने एज ए फैशन के तौर पे जो अभी बात की है ना, उसमें यह है कि जो बच्चे, अगर एक दोस्त नशा कर रहा है, उसकी कोशिश होती है कि दूसरे दोस्त को भी साथ, क्योंकि एक आदमी नशा लेके आता है, एक जगह प्रोवाइड करता है, एक पैसे, और चौथे नंबर पे नए दोस्तों को एंगेज करता है। जब वो आप आहिस्ता आहिस्ता एडिक्शन पे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तो आप फिर कोरोना एडिक्ट बन जाते हैं, आप उसके बगैर नहीं रहते, फिर आप दूसरे लोगों को लेके आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इंटरनेशनल लेवल पे जो ड्रग की डेफिनेशन है वो बड़ी आसान है कि ये एक ज़हनी बीमारी है, लंबा अरसा रहने वाली है, मैनेजेबल है, बट नॉट क्योरेबल। हम क्योरेबल इसलिए नहीं कहते लोगों को, इसलिए आपने देखा होगा 90% रिलैप्स रेट है। अगर आपने ट्रीटमेंट करवाया है, उसके बाद आप दोबारा नशे की तरफ चलेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और 5वीं बार क्या होता है, आप लाहौर की सड़कों, बागों, फुटपाथों, चौराहों में आके नशा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और हमने देखा भी है। लेकिन सर मुझे बताइएगा, अमूमन नशा शुरू करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, जिसके बाद आपको उसकी लत लग जाती है? बड़ा अच्छा सवाल किया है, और ये बात ना लोग समझते नहीं। एडिक्शन में पहला स्टेप जो है, जो पहले स्टेप में आपको प्लेयर मिलता है ना, बिल्कुल, चाहे वो चर्च की डोज में हो, चाहे वो आइस की डोज में हो, चाहे वो हेरोइन की डोज में हो, चाहे एस्टेसी एलएसडी टैबलेट में हो, जब आपको पहला प्लेयर मिलता है ना, वो प्लेयर लेने के लिए आप जिंदगी के आखिरी सांस तक नशे को बढ़ाते हैं। अच्छा। आपके बॉडी का जो लेवल है ना, उसको आपने मैनेज करना है। ठीक है। आपके बॉडी का लेवल मैनेज नहीं होता। आपको आपने देखा होगा, उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, सड़कों बागों पार्कों पे जो एडिक्ट हैं वो 6 इंजेक्शन 7 इंजेक्शन लगाते हैं डिफरेंट फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि लोग शुरू करने देते हैं खुद ही। फिर उसके बाद एक हीरोइन का इंजेक्शन पानी में मिक्स करके अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी का लेवल मुकम्मल नहीं होता। इवन जब आप उसकी डोज को और बढ़ाते हैं, तो जब आप ओवरडोज होते हैं, आप एक्सपायर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे इसी तरह आइस की सिचुएशन है।
आइस लोग क्योंकि मैं बात में ही इजाफा कर देता हूँ, आइस नौजवान इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो एजुकेशन का निज़ाम है जी, रट्टा सिस्टम है, एग्जैक्टली, उसके बाद इतनी इतनी मोटी किताबें हैं, बिल्कुल, बेसिकली आइस जो है ये आपको ऐसा प्लेयर देता है, आपको जिंदगी में एक अलग थलग शख्स शो करता है। अच्छा। आप इसका नशा लेते हैं, ठीक है, आप इसको पहले स्टार्ट में करते हैं, आपके पास इतनी मोटी किताब होती है, हाँ। उसको आपकी मेमोरी तेज हो जाती है, अच्छा, आपके ब्रेन में डिफरेंट तब्दीलियां आती हैं, आपको 30 घंटे से 40 घंटे नींद नहीं आती, और आप कहते हैं मैं दुनिया का एक अलग थलग शख्स हूँ। आप वो किताब को याद करते हैं, आप एग्जाम में चले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडेंसी, बेसिक एडिक्शन जो है, मैं अक्सर कहता हूँ एडिक्शन इज नॉट ए डिजीज, एडिक्शन इज ए हैबिट। ये आदत है, जो आदत बीमारी में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाती है, हाँ। और जब बच्चा स्टार्ट में फर्स्ट 6 महीने उसको नहीं पता चलता, वो डोज लेता है, बिल्कुल, वो पढ़ता है, पता नहीं, घर वाले समझते हैं कि जी मेरा बच्चा तो बड़ा पढ़ाकू हो गया, एग्जैक्टली, इसी तरह कोकीन का भी है, लोग कोकीन इस्तेमाल करके अपने ब्रेन को ज्यादा फ्रेश करने की कोशिश करते हैं, और फिर एक वक्त वो आता है, ये आइस का इतना खतरनाक नशा है, हेरोइन से भी ज्यादा डेंजरस है, अच्छा, इसका विड्रॉल नहीं है। उसके बाद ये होता है कि जब आप 1 साल गुजर जाता है, जब आपकी डिपेंडेंसी, आपके बॉडी का लेवल, जो मैंने पहले बात की थी, वो बिल्कुल आप मैच नहीं करता, बिल्कुल आप उसके बगैर नहीं रहते, फिर आप इसकी डोज बढ़ाते हैं, और आइस का जो नशा है ये तकरीबन 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद आपके बॉडी के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर जख्म आ जाते हैं, अच्छा, जख्म होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी शिलिंग होना शुरू हो जाती है, फिर आप आइस के बगैर नहीं रह सकते। वो जो प्लेयर आपने स्टार्ट में लिया था, हाँ। वो प्लेयर आपको मरते दम तक नहीं मिलता, और डोज बढ़ाते हैं, और फिर आप इस दुनिया से चले जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि वो डोज बहुत ज्यादा आप ले लेते हैं। तो सर, जब नौजवान देखते हैं हम के नशे के लिए, जब वो घर पर जाते हैं, पैसा मांगते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता, तो कत्लो गारत भी शुरू हो जाती है, और हमें पता है कि ये एक घटिया चीज है जिसकी वजह से हम अपने रिश्तों को भी खो बैठते हैं, लेकिन फिर भी हम नौजवान उनको समझाने से कासिर क्यों है, हम उनको क्यों नहीं समझा पा रहे? देखिए, एक मैंने बात का जिक्र किया था कि ये जो एज है ना, 13 साल से लेके 22-23 साल तक, ये प्राइम एंड गोल्डन एज है, बिल्कुल। अभी आपने जो कत्लो गारत की बात की, तो अभी रिसेंटली 3-4 बड़े लाहौर में वाकयात हुए हैं, बिल्कुल। एक नौजवान ने अपनी वालदा को पिस्टल से फायरिंग करके हलाक कर दिया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला माँ भी आइस का नशा करती थी और बेटा भी नशा करता था। उसके बाद फिर आपने देखा एक और वाकया हुआ, एक आदमी ने आइस का नशा लेने के बाद, और पबजी का वो अपने आप को हीरो डिक्लेयर करता था, और उसने 4 अफराद की जान ले ली। इसी तरह और बहुत से वाकयात हैं। नशा न मिलने की वजह से आपने अपनी बीवी को मार दिया, आपने अपने भाई को मार दिया, अपने वालिद को मार दिया। ये बहुत सी जो अलामात हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस नशे की वजह से है, जो नशा आप आसानी के साथ, जिसको आप चाहिए, जो करना चाहते हैं, उसकी एक वजह ये देखें, हम अक्सर डिस्कस करते हैं जो सड़कों, बागों, पार्कों में लोग बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे। मैं लाहौर को 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, बीइंग एज एक्सपर्ट। नहर के इस साइड पे लोग जो हैं, ये मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास के लोग हैं, ये सड़क के ऊपर बाग, फुटपाथ और पार्कों में नशा कर रहे हैं। नहर के उस साइड पे आप गुलबर्ग, मॉडल टाउन, वलेंशिया, बैरिया, रेवंड रोड पे कितनी सोसाइटीज हैं, उसके बाद डिफेंस के कितने फेसेस हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद और बड़ी सोसाइटीज हैं, आप देखें वहां के बच्चे घर के अंदर नशा करते हैं, क्योंकि उनको आसानी के साथ पैसे भी मिल जाते हैं, आसानी के साथ पॉकेट मनी वालिदैन बहुत ज्यादा देते हैं। मैं एक स्कूल में पिछले साल, अभी कोरोना नहीं शुरू हुआ था, मैं अस्करी 11 में एक बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें गया लेक्चर देने के लिए, उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं अभी वहाँ गया था, तो प्रिंसिपल साहबा ने मुझे कहा कि उतनी देर बच्चे हम इकट्ठे कर लेते हैं हॉल में, तो मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहती हूँ। ठीक है। मैंने कहा नॉर्मल रूटीन की बातें होगी, क्योंकि उस वक्त मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने ना अभी भी एज ए नॉमिनेट किया है कि मैं जो मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हेल्थ प्रोफाइल बन रहा है उसको चेक करूँ, जेलों के अंदर जो रिफॉर्म हमने शुरू की हैं ड्रग्स के बारे में, उसको मैं चेक करूँ। तो उसी हवाले से मैं उनके पास भी गया था, तो उन्होंने प्रिंसिपल साहबा ने मुझे कहा हमारे स्कूल में बच्चों की 3 चीजें मुश्तरक हैं दूसरे स्कूलों से। मैंने कहा वो क्या जी? वो कहने लगी हमारे स्कूल में बच्चा रोजाना नई गाड़ी पे आता है, अच्छा, बच्चे के पास पॉकेट मनी बहुत ज्यादा होती है, बच्चा रोजाना नया लिबास पहन के आता है। अच्छा। मैंने कहा ये कौन सी बात है, जिसके पास जारी बात पैसा है, उसने तो नई गाड़ी पे आना है, जिसके पास पैसा है उसने अपने बच्चे को पॉकेट मनी भी देनी है, जिसके पास पैसा है उसने नया लिबास भी पहनना है, जिसके पास है कुछ नहीं उसने तो कुछ भी नहीं करना। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा, कहने का मकसद ये है
कि हमारे स्कूल की कदरें मुश्तरक हैं। हाँ। अब उस स्कूल में जब लेक्चर देने के बाद जब मैं वापस बाहर निकला तो आप बिलीव करें कि 15-16 बच्चे मेरे पास, बच्चे और बच्चियां इकट्ठे हो गए। हाँ। उन्होंने मुझे कहा मेरे वालिदैन सऊदी अरब में रहते हैं, ठीक है, मेरे वालिदैन दुबई में रहते हैं, मैं यहाँ फ्लैट में रहता हूँ, मैं दोस्तों के साथ, बच्चे और बच्चियाँ, हाँ। मैं दोस्तों के साथ बुरी सोबत में बैठ गया हूँ, मैं हम टैबलेट लेते हैं, हम फलां चीज़ें करते हैं, आइसोलेशन के बारे में हम किस तरह। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप अपनी बेसिक जो रवायात हैं उससे हट जाएंगे, ये नहीं कि मैं अक्सर कहता हूँ कि नशा जो है ये चाहे अमीर या गरीब, उसमें तफरीक कोई नहीं देखता। तफरीक कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जिस है। घर में ये चला जाता है ना, हाँ जी, उस घर के दरो दीवार को हिला के रख देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये लोग माने या ना माने, क्योंकि हमेशा आग की जो हरारत है ना जी, उसका अंदाजा वही करता है जो करीब बैठा है। दूर से बैठा तो देख रहा है, टीवी पे बैठ के देखे जी मुल्तान रोड पे आग लगी है फैक्ट्री बिल्कुल में, ऐसा ही भाई उनको पूछे जो करीब बैठे हैं, हाँ जो जी। उस आग को बुझा रहे हैं, जो उस पे पानी डाल रहे हैं, जिनको हरारत मिल रही है। लेकिन हमारे माशरे में बेहिसी मिनहसुल कौम, मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि ये ड्रग्स का मसला इतना बड़ा मसला है, इसको आपने इस कदर कुएं में डाल दिया है, कुएं में डाल के ऊपर मट्टी डाल दी है, बंद कर दिया है। और आप देखें फिर वो किस तरह है कि आप लाहौर की हर सड़क चौक चौराहे में देख लें। हमारे लाहौर का फेस क्या था, हमारे लाहौर का फेस क्या है? हम तो हिस्टोरिकल कल्चरल हब है, लाहौर इज कल्चरल हब है। लाहौर में एक वक्त था, लाहौर एक कल्चर हब था, लाहौर का फेस था, लाहौर इंटरनेशनल लेवल पे आप लाहौर को कागजों में कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आप क्या है? अब लाहौर में मेरी जो रिपोर्ट आती है, आज अल्लाह का शुक्र है उसको सारे फॉलो करते हैं, 120 मकामात हैं जहां इस वक्त 10,000 से ज्यादा लोग नशई हैं। लेकिन सर ये नशई तो एक जगह पे है, लेकिन वो लोग भी तो है ना जो नशा बेच रहे हैं, उनकी वजह से ही नशा मयसर होता है ना, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? सप्लाई एंड डिमांड इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। देखिए सप्लाई रिडक्शन एक अलग इशू है एंड डिमांड रिडक्शन एक अलग इशू है। लेकिन सर अगर सप्लाई को ही बंद कर दिया जाएगा तो डिमांड कहां से आएगी? देखिए मैं तो एज ए बीइंग ए प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा काम है डिमांड रिडक्शन पे काम करना, लेकिन मैं सप्लाई रिडक्शन पे भी उनके साथ मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करता। अभी रिसेंटली आप देखें पुलिस की जो इतनी रिकवरीज हैं, पुलिस के इतने पर्चे हैं, अक्सर मेरी सीसीपी लाहौर से हमारे इंटरेक्शन होता है, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ हम एक ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब एक प्रोजेक्ट है उस पर काम करते हैं। अभी कल ही जो अभी हाल ही में या लास्ट वीक गालिबन लाहौर हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है, ठीक है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है इरम बुखारी, उनको एक कमेटी का सरबराह बनाया है, ठीक है, जिन पे ये मेरी प्रेयर पे कोर्ट ने ये ऑर्डर किए हैं कि इस बागों पार्कों सड़कों पे एडिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इलाज के लिए हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। कल हम ना दाता दरबार हॉस्पिटल में, जो दाता दरबार के इर्द गिर्द लोग बैठते हैं, जो दाता दरबार हॉस्पिटल में हम कोशिश कर रहे हैं 20 बेड अलहदा ड्रग एडिक्ट्स के एलोकेट किए जाए। इसी तरह और हॉस्पिटल, देखिए मेरी या हमारे इदारे की तो ख्वाहिश है कि ये चीजें बेहतर हो, लेकिन जब आप बेहतरी की तरफ खुद नहीं आएंगे, खुद से मुराद ये है वो जो सुनने वाले हैं मेरी बातों को, जो इसको नोट भी कर रहे हैं, मैं उनसे मेरा मुतालबा है, मेरा आवाम से मुतालबा नहीं है, मेरा मुतालबा उनसे है जो करने वाले हैं, जो करवाने वाले हैं। अगर वो ही नेक नीति से अगर इस काम को बेहतर करेंगे तो शायद वो जो जिनके बच्चे नशा कर रहे हैं अगर वो ठीक हो जाएं तो वो दुआएं उनको, हमें नहीं, आपको नहीं, लाहौर न्यूज़ को नहीं, उनको देंगे दुआएं जिन्होंने इसको ठीक करने का बेड़ा उठाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर नशे से बचने का बेहतरीन जरिया क्या आपको लगता है? हमारे वालिदैन का चेक एंड बैलेंस और हमारा जो मुआशरे का है वो कितना अहम किरदार है इसमें? देखिए इसमें दोनों ही बड़े अहम है, पेरेंट्स भी बड़े अहम है, सोसाइटी भी बड़ी अहम, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे ने उसी सोसाइटी में रहना है, उसी मोहल्ले में रहना है, उसी शहर में रहना है, उसने कहीं दुबई या सऊदी अरब नहीं चले जाना। Exactly. लोग कहते हैं ना अक्सर दुबई और सऊदी अरब चले जाएं तो वहाँ नशा नहीं मिलता, मैं कहता हूँ वहाँ यहाँ से ज्यादा मिलता है। अब जो बड़े स्टेक होल्डर हैं वो गवर्नमेंट है, पेरेंट्स और टीचर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पेरेंट्स जो है, मैं एक बात कहता हूँ कि बच्चे को फ्रेंडशिप जो करनी है ना आपने, वो ज्यादा से ज्यादा 3 दोस्त और कम से कम 2 दोस्त होने चाहिए, ठीक है। और वालिदैन के पास अब बच्चों के फ्रेंड्स के जितने भी उनके उसके वालिद क्या करता है दूसरे दोस्त के, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके घर का एड्रेस, फैमिली की इंफॉर्मेशन वो होनी चाहिए, और आपकी इंफॉर्मेशन उन दोस्त के पास हो, ठीक है। आप ये चेक एंड बैलेंस करें कि बच्चा आपका आइसोलेशन में तो नहीं चला गया, ठीक है,
बच्चे अक्सर आइसोलेशन में चले जाते हैं। बच्चा रोजाना स्कूल उठता था, कपड़े चेंज करता था, नहाता था, अब वो देर से उठता है, नहाता भी नहीं है, मुंह भी नहीं धोता, घर में लड़ता है, घर में चोरी, छोटी छोटी चीजें चोरी हो जाती हैं। बच्चा मोबाइल पे लगा रहता है। बच्चा सुबह जाता था, अब वो रात को जाता है लेट। ये वो चीजें हैं जो चेक एंड बैलेंस है पेरेंट्स के लिए भी करने के लिए। वो ये चीजों को, बच्चा आर्गू करेगा, बच्चा आपके साथ लड़ेगा। मेरी एक पेरेंट से ये भी गुजारिश है आपके प्रोग्राम की साथ साथ, जिनके बच्चे एडिक्शन में हैं, जो एडिक्ट हैं, जो क्रॉनिक एडिक्ट है, क्योंकि वो नशे के बगैर नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसे और ही है। नशा जो है वो बच्चे नशे की वजह से अपने वालिदैन के साथ वो सारा तकरार और जो भी बातें करते हैं। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों के साथ प्यार के साथ पेश है, ये नहीं कि उनके साथ लड़े झगड़े, तुम नशा कर रहे हो, क्योंकि वो तो बीमारी है, वो उस बीमारी में मुब्तला है, उसको बीमारी से निकालना है। बिल्कुल ऐसा ही है और यही हम सब भी कर सकते हैं। और सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट हैं इंसदादे मुनशियात मुहिम के। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। और जनाब हम बात कर रहे थे नशे की लत के हवाले से, क्योंकि ये एक संगीन मसला होता जा रहा है और जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जनाब यहाँ वक्त तो है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है और इस माह की अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मुक़द्दस का नज़ूल इसी पाक महीने में हुआ। रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। जब रमज़ान मुबारक का चांद नजर आता है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये चांद खैर और बरकत का है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस बाबरकत महीने का एक एक लम्हा खुदा की याद में गुजरे। तो चले हम भी खुदा और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद करते हैं और खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत कलाम भी सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सना खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद शहरोज नक्शबंदी। शहरोज मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शहरोज मुझे बताओ कि कब से आगाज़ किया आपने नात खानी का? ये मेरा बचपन का शौक़ है। अच्छा। और ये इश्क़ हकीकी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके साथ मतलब हदियातन नजरानातन मोहब्बत पेश करनी। अच्छा। और ये मेरा बचपना शौक़ है। हाँ। तो वैसे भी मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ नात। ठीक है, मतलब बचपन का शौक है और उसको अब आप लेकर चल रहे हो। तो पहला कौन सा कलाम या नात आप सुनाने वाले हैं हमें? मैं अपना अवैस रज़ा कादरी का कलाम सुनाऊंगा आपको। ठीक है, जरूर जरूर जरूर। या मुस्तफा अता हो
माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत शहरोज़, बहुत खूबसूरत आपने नात पढ़ी है। मुझे बताइए किस उम्र में आपने पहली नात याद होगी पढ़ी थी? तकरीबन मैक्सिमम 10 साल का होगा। अच्छा। मैक्सिमम 11 साल का। हाँ, तब पहली नात पढ़ी थी। और बचपन में हम देखते हैं मतलब स्कूल में भी जाते हैं, वहाँ पर भी मुकाबले होते हैं नात खानी के, जी, अक्सर वहाँ मुकाबलों पर भी में हिस्सा लिया आपने? जी। हाँ। अक्सर स्कूल में जो टैबलो होते हैं उनमें सब मैं जैसे कहते हैं ना फन मोला, तो सब टैबलों में मैं हिस्सा लिया करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने यहाँ तक भी बुलाया, पहुंचा दिया है। तो किसी से सीखा भी है या खुद ही से ही अपने आप को ट्रेन किया इसके लिए? जी मेरा शौक है। हाँ। तो यही है कि मैंने खुद को ट्रेन किया है। वैसे अभी उस्ताद एक है मेरे, तो मस्जिद में जहाँ मैं मुअज्जिन हूँ, अजान देता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वहाँ ही मेरे उस्ताद हैं मुफ्ती मोहम्मद अली नक्शबंदी। ठीक है। तो उनके पास ही मैं थोड़ी रेसल करता हूँ। ठीक है, तो उन्हीं से सीखते हैं आप? जी। ठीक है। अगला क्या कलाम है जो आप हमें सुनाने वाले हैं? अगला गुलाम पीर मोहम्मद बख्श साहब का कलाम है पंजाबी में। ठीक है, जरूर। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। ईदा ते शबराता आया ते लोक करानू आए, ओ नी आए मुहम्मद बख्शा जेड़े आप हथी दफनाए, ओ नी आए मुहम्मद बख्शा जेड़े आप हथी दफनाए। ते मां मरे ते मापे मुकदे, प्यो मरे गए वेला, शाला मरन ना वीर किसे दे उजड़ जांदा जे मेला, शाला मरन ना वीर किसे दे उजड़ जांदा जे मेला। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह। और मोहम्मद शहरोज़ नक्शबंदी आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। लेकिन जाते जाते एक और नात आपने हमें सुनानी है। मैं तब तक अपने नाजरीन से खुदा हाफिज़ आपको कह दूं कि आपने आज का शो ज़रूर देखा होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आया होगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है। जाते जाते शहरोज़ से एक और नात भी सुनते हैं। जी शहरोज़। कज़ा ठहर जा उनसे कर लूं जरा, कज़ा ठहर जा उनसे कर लूं जरा एक हंसी गुफ्तगू, आखरी आखरी कज़ा ठहर जा उनसे कर लो जरा एक हंसी गुफ्तगू, आखरी आखरी और कोई तमन्ना नहीं बाखुदा, और कोई
तमन्ना नहीं बाखुदा है यही आरज़ू, आखरी आखरी ए कज़ा ठहर जा।